हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेज की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखा था वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल के जितने सारे ऑर्गेनेल्स थे उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया, नोट्स भी बनाया बच्चों। और आज का जो सेशन होने वाला है सेल से रिलेटेड ही, यानी कि सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल है बच्चों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि एक नया सेल का निर्माण कैसे होता है, यानी कि सेल के अंदर डिवीजन कैसे होता है और सेल का साइकिल क्या होता है बच्चों। सेल साइकिल समझना बेहद जरूरी है बच्चों आपके सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, सेल साइकिल के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कि सेल साइकिल का पर्पस क्या होता है, यानी कि सेल साइकिल क्यों जरूरी है, क्यों सेल साइकिल करना होता है एक सेल के अंदर। और इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ये तीनों फेज होता क्या है। उसके बाद प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टीलोफेज क्या होता है, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले बच्चों। इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल क्या होता है बच्चों, एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है, यानी कि एक सीरीज है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो पूरा सेल है उसका फॉर्मेशन होता है जब तक कि वो दो डॉटर सेल में डिवाइड ना हो जाए। क्लियर है बच्चों। तो आप देख सकते हैं सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन अंटिल इट्स डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स, यानी कि जब तक ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं हो जाता है तब तक क्या बोलते हैं इसको, पूरा साइकिल होता है। क्या होता है, तब तक उसको एक पूरा साइकिल में होता है बच्चों। और हर एक इवेंट में, हर एक इवेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो इवेंट कौन कौन सा होता है, वो फेजेस कौन कौन से होते हैं और एक सेल किस तरह से डिवाइड होता है। क्लियर है बच्चों। अगर हम बात करें पर्पस की कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों सेल साइकिल किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। क्लियर है बच्चों। तो सेल साइकिल सबसे पहला तो बच्चों को जब आप नया सेल का फॉर्मेशन करना होता है, जब बॉडी के अंदर नया सेल बनाना होता है, इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल साइकिल क्या करता है बच्चों, नया सेल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद बच्चों सेल के ग्रोथ में क्या करता है, ये हेल्प करता है, सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके साथ साथ सेल के रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। और बच्चों जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा सेल के अंदर उसमें भी हेल्प करता है कौन, सेल साइकिल। क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या देखा कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें कि एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है जब तक कि वो दो डॉटर सेल में डिवाइड नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पर्पस हमने देखा, इसका क्या पर्पस है। पहला पर्पस था कि नया सेल का निर्माण करना, दूसरा पर्पस था बच्चों सेल के ग्रोथ करवाना, सेल का रिपेयर करवाना, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेल्स के अंदर उसमें भी हेल्प करना। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या था, हमारा सेल साइकिल था, पर्पस समझ लिया हमने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फेजेस कौन कौन से होते हैं, यानी कि सेल साइकिल के अंदर फेजेस कौन कौन से होता है, स्टेप्स क्या होता है। तो देखा गया बच्चों सेल साइकिल के अंदर बेसिकली दो फेजेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है मेटाफेज। इंटरफेज का दूसरा नाम प्रीपरेटरी फेज होता है। क्या होता है, प्रीपरेटरी फेज। क्यों होता है प्रीपरेटरी फेज, क्योंकि प्रिपरेशन करना होता है इसमें, मतलब तैयारी करना होता है आपको। जब मान के चलिए जब एग्जाम आपका आता है तो क्या करते हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं। क्या करते हैं, पूरा साल तैयारी करते हैं और लास्ट में एग्जाम देने जाते हैं। क्लियर है। तो उसी तरह से क्या होगा, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल को डिवाइड करने से पहले तैयारी करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। तो इसलिए इसको इंटरफेज को प्रीपरेटरी फेज बोला जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, 90% कंट्रीब्यूशन होता है इस सेल साइकिल के अंदर, यानी कि जो सेल साइकिल का 90% वाला हिस्सा होगा वो इंटरफेज के अंदर ही आएगा। क्या आएगा, इंटरफेज के अंदर ही आएगा। अगर हम बात करें बच्चों, ये इंटरफेज है, ये पर्टिकुलर तीन फेजेज में डिवाइड होता है। इंटरफेज भी आगे चल के तीन फेज में डिवाइड होता है, तब जाके पूरा इंटरफेज का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी कि इंटरफेज को हम तीन सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा G2 फेज। अगर हम बात करें G1 फेज की, जिसको आप ग्रोथ 1 फेज भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है। यानी कि इसमें एक्चुअल क्या होता है, सेल का तैयारी होता है, सेल के अंदर ग्रोथ होता है, अपने आप को ग्रो करेगा तभी तो दो पार्ट में डिवाइड होगा बच्चों। तो ग्रो करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, उसको सेल को बनाने के लिए प्रोटीन का आवश्यकता होगा, लिपिड्स का आवश्यकता होगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और वेरियस मॉलिक्यूल्स का आवश्यकता होगा, जिससे क्या होगा बच्चों कि आपके सेल का ग्रोथ होगा और बाद में जाके वो डिवाइड हो सकता है दो पार्ट में। जीवन फेज में क्या होगा, दिस फेज इज नोन एज प्रिपरेटिव फेज, जैसा कि हमने बता चुका हूं मैं बच्चों। मींस इट सर्च फॉर प्रोटीन, लिपिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स ग्रोथ। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये सर्च करेगा प्रिपरेटिव फेज में, जो आपका जीवन फेज है, ग्रोथ 1 फेज, इसमें सर्च करेगा, खोजेगा जो जो चीज
सेल को बनाने में काम आता है, प्रोटीन, लिपिड और वेरियस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बच्चों? अगर हम बात करें एस फेज की, यानी कि जो हमारा दूसरा फेज है, इंटरफेज के अंदर ही जो दूसरा फेज है उसकी बात करें तो उसको बोला जाता है सिंथेसिस फेज। क्या बोला जाता है? सिंथेसिस फेज। इसके अंदर क्या होता है? सिंथेसिस होता है। इस सेल साइकिल के अंदर, इस फेज के अंदर सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होगा? तो आपके जेनेटिक मटेरियल, जो आपके जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है, उसका रेप्लिकेशन होगा। और डीएनए का भी क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है इस फेज के अंदर। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं बच्चों? इन दिस फेज ऑफ सेल साइकिल सेल अलाउज रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेशन करता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और इसके अंदर जो आपका डीएनए है उसका भी इसी फेज के अंदर क्या होता है? सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है बच्चों? ये दो फेज आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें तीसरा फेज की, G2 फेज, जिसको ग्रोथ 2 फेज भी बोलते हैं, इस फेज के अंदर क्या होता है कि पूरा तैयारी हो चुका है बच्चों, अब सिर्फ और सिर्फ डिवीजन की बारी है। अब किसकी बारी है? डिवीजन की बारी है, मतलब सेल पूरा तैयार हो चुका है। इसमें क्या होगा? इन दिस स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, हेंस टू इंश्योर ऑफ एररलेस कॉपीज ऑफ डीएनए आर मेड। यानी कि जो एररलेस कॉपीज जो डीएनए बना सकता है उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ ये पूरा सेल को, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। किसके लिए बच्चों? डिवीजन के लिए। अगर इमेज में देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहां से देख रहे हो, यहां से स्टार्ट है आपका इंटरफेज और यहां तक चला, यानी कि ये टोटल 90% वाला जो पोर्शन है आपका, ये कौन सा है? आपका इंटरफेज ही है। कौन सा है बच्चों? आपका इंटरफेज है। यानी कि 90% जो आपका सेल साइकिल का पोर्शन है उसके अंदर किसका कंट्रीब्यूशन होता है? तो वो इंटरफेज का कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि प्रिपरेशन करने में ज्यादा मेहनत लगता है। अगर आपको हम एक कहानी बताएं बच्चों, अगर आपको एक पेड़ काटना है, क्या करना है बच्चों? अगर आपको एक पेड़ काटना है तो आपको मैक्सिमम टाइम क्या करना होगा बच्चों? आपको कुल्हाड़ी तेज करने में डालना होगा। कुल्हाड़ी जब आपका पूरा शार्प हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तो पेड़ को आप आसानी से काट सकते हैं। अगर कुल्हाड़ी तेज नहीं हुआ बच्चों तो पूरा दिन लग जाएगा, पेड़ आपसे नहीं कट पाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जब सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो रहा है, जब सेल डिवाइड करने वाला है, तो मैक्सिमम टाइम 90% क्या होगा? उसका प्रिपरेशन में जाएगा, उसकी तैयारी करने में जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देख सकते हैं ये 90%, बाकी 10% वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या है? डिवीजन हो रहा है। यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एम फेज, जो पहला फेज था इंटरफेज और दूसरा फेज था एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। यानी कि माइटोटिक फेज, सेल साइकिल का दो फेज होता है, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज। तो इंटरफेज के बारे में हमने पढ़ लिया बच्चों। इंटरफेज भी तीन टाइप में डिवाइड होता है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। क्लियर है बच्चों? और आगे अगर हम बात करें एम फेज की, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं और इसको डिवाइडिंग फेज भी बोला जाता है। अगर बच्चों माइटोटिक फेज या फिर डिवाइडिंग फेज अगर एग्जाम में आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वो सेम ही चीज है। तो किसकी बात कर रहा है? वो एम फेज की ही बात कर रहा है। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों, ये फ्लो चार्ट है। एम फेज जो है आपका, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है बच्चों माइटोसिस। क्या है? माइटोसिस। और दूसरा क्या है? मियोसिस। दूसरा क्या है? मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, मींस क्रिएट डिप्लॉयड डॉटर सेल्स इन सोमैटिक सेल्स। यानी कि इसमें क्या है कि आपका जो सेल है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। आपका जो माइटोसिस होगा उसके अंदर सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होगा और वो क्या होगा बच्चों? डिप्लॉयड डॉटर सेल होगा। क्या होगा? डिप्लॉयड डॉटर सेल होगा। यानी मान के चलिए ये अगर आपका पेरेंट सेल है, अगर ये 2n है तो आपका जो दो डॉटर सेल बनेगा बच्चों, ये जो दो डॉटर सेल बन रहा है ये भी क्या होगा? 2n होगा। क्या होगा बच्चों? 2n ही होगा। क्लियर है? अगर हम बात करें बच्चों माइटोसिस फेज की, तो ये माइटोसिस जो फेज है बच्चों, ये आगे चल के दो फेज में डिवाइडेड है। एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है बच्चों साइटोकाइनेसिस। क्या है? पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। चलिए कैरियोकाइनेसिस के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है? दिस फेज अलाउज न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। यानी कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? जो आपका सेल ऑफ ब्रेन होता है, जो सेल का ब्रेन बोला जाता है, उसका डिवीजन होता है। और ये जो साइटोकाइनेसिस होता है इसके अंदर बच्चों साइटोप्लाज्म, जो आपका कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म का क्या होता है? आपका डिवीजन होता है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवाइड करेगा और साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म क्या है? डिवाइड करेगा।
ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये आगे चल के 4 फेज में डिवाइडेड होता है, यानी कि 4 फेज में डिवाइड होता है। ये कौन कौन सा होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों? 4 फेज में डिवाइडेड होता है। पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है? अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट reduces the chromosome number by half, resulting the production of haploid daughter cells gametes। यानी कि इसमें क्या हो रहा था कि आपका जो डॉटर सेल बन रहा था वो डैप्लॉइड था, लेकिन इसमें क्या होगा? उसका क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर बच्चों, अगर ये इसका पेरेंट सेल है, अगर इसका 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये क्या रह जाएगा? एन रह जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों? हाफ हो जाएगा। यानी कि मियोसिस में क्या होता है? डिवीजन हाफ हो जाता है, और मायोसिस में क्या होता है बच्चों? डिवीजन सेम रहता है, डैप्लॉइड रहता है। इतना ही डिफरेंस है बच्चों। और आगे चल के हम मियोसिस को भी डील करेंगे एक एक करके। मियोसिस के अंदर भी क्या होता है? आपका 4 फेज में डिवाइड रहता है, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 3। आगे चल के हम मियोसिस भी डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइटोसिस के बारे में, ये जो सेल डिवीजन है ये कैसे होता है। चलिए सबसे पहले प्रोफेज के बारे में बात कर लेते हैं हम। ये जो प्रोफेज है ये होता क्या है? प्रोफेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस है। क्या है? माइटोसिस का फर्स्ट स्टेज है। और फॉलो द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ये किसको फॉलो करता है? जो एस फेज है और G2 फेज है। जब हम आप इंटरफेज आप पढ़ रहे थे बच्चों, तो इंटरफेज के अंदर जो एस फेज और G2 फेज था उसी को ये फॉलो करता है। क्या करता है? प्रोफेज उसी फेज को फॉलो करता है। और ये फर्स्ट फेज होता है माइटोसिस का। क्या होता है बच्चों? माइटोसिस का। In the S and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but inbinded। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि आपका जो डीएनए का जो क्रोमोसोम है ये इनबाइंडेड है। इनबाइंडेड मतलब उलझा हुआ है। क्या है बच्चों? उलझा हुआ है। जैसे देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों? आपका इनबाइंडेड क्रोमोसोम है। ये क्या है? इनबाइंडेड क्रोमोसोम है। और ये देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या है? सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम है, जिसको आप सेंट्रोसोम बोलते हैं। जो देख रहे हैं बच्चों, ये अलग अलग अपने अपने पोल पे है। क्लियर है? प्रोफेज इज मार्केटेड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंस ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड एंड विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि इस फेज में क्या होता है? प्रोफेज में कि जो आपका ये क्रोमोसोम इनबाइंडेड था। इनबाइंडेड का मतलब होता है कि जो उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सुलझ जाएगा। और जब आप सेल डिवीजन देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो उस टाइम पे आपको ये विजिबल दिखेगा, ये दिखेगा, क्रोमोसोम आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ था, प्रोफेज स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम पे ये क्या था? इनबाइंडेड था। वो एक गुच्छे में बंधा हुआ था, वो अच्छे से क्लियर रूप में दिख नहीं रहा था। क्लियर है? The centriole which has undergone duplication during S phase now being to move toward opposite pole of cell। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम बच्चों कहाँ मूव करेगा? अपने अपोजिट पोल पे। ये आपका अपोजिट पोल पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है? सेंट्रोसोम है। और सेंट्रोसोम के बाद ये देख सकते हैं बच्चों, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। ये क्या था बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है बच्चों? धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रहा है। और जिसके अंदर ये क्या था? क्रोमोसोम था। ये क्या है बच्चों? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम साफ विजिबल हो गया। क्या हो गया बच्चों? अनवाइंडेड हो गया। और इसके क्रोमोसोम के बीच में जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको सेंट्रोमियर बोला जाता है। 2 क्रोमोसोम जो जुड़ा हुआ है बच्चों, उस बीच वाले पोर्शन को सेंट्रोमियर बोला जाता है। और ये क्या बच्चों? कंडेंस्ड क्रोमोसोम। ये देख रहे हैं, कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, यानी कि उलझा हुआ नहीं है। ये अर्ली प्रोफेज है और लेट प्रोफेज है। यानी कि अर्ली प्रोफेज में जब इस फेज में एंटर हुआ था सेल, उस टाइम को अर्ली प्रोफेज बोला जाता है। और जब ये पूरा प्रोफेज खत्म हो जाता है, वो लेट प्रोफेज में कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको क्रोमोसोम जो है क्या दिखेगा बच्चों? कंडेंस्ड दिखेगा, यानी कि साफ सुथरा एकदम सुलझा हुआ दिखेगा। उसके बाद आपका जो ये पोल है, ये सेंट्रोसोम है, अपोजिट पोल पे चला जाएगा। और अपोजिट पोल पे जाने के बाद क्या होगा बच्चों? आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रोफेज समझ में आ गया होगा कि प्रोफेज में क्या क्या चीजें, क्या क्या इवेंट होता है। जब प्रोफेज खत्म हो जाता है, यानी कि जब प्रोफेज खत्म हो गया, उस टाइम पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगा? तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। यानी कि जो क्रोमोसोम मटेरियल था वो कंडेंस हो चुका है
और आगे चल के माइटोटिक क्रोमोसोम बनाने के लिए तैयार हो गया है, जिसको आप बोल सकते हैं कि टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर। जो हम सेंट्रोमियर बताया बच्चों, यहाँ पे पहला ये क्या था, इस तरह से एक क्रोमोसोम है, इस पे डबल क्रोमोसोम ऐसे अटैच हो जाएगा। डबल क्रोमोसोम यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड को अटैच कर देगा। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है बच्चों, एक कॉपी बनाना, क्या, सेम अपने जैसा कॉपी बनाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम अपने जैसा कॉपी बना लेगा, जिसको सेंट्रोमियर से अटैच रहेगा, जो सेंट्रोमियर से अटैच रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड डिसजनरेटेड, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन है, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डीजनरेट का मतलब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, और ये जो माइटोटिक स्पिंडल देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये माइटोटिक स्पिंडल है, इसका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप डू नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अब इस संरचना में अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो जो आपका लेट प्रोफेज होगा उसके अंदर आपका गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सभी कुछ नहीं दिखेगा, आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको प्रोफेज समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रोफेज समझ में आ गया बच्चों, तो आप अपने लैंग्वेज में पेंसिल से वहां पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे बच्चों, उस टाइम आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे है दूसरा फेज, मेटाफेज। मेटाफेज किसको बोलते हैं बच्चों? द कंप्लीट डिसजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मेक द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। क्या होगा, मेटाफेज आते आते सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो टूट रहा था, वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे पूरी तरह से टूट जाएगा और वो मेटाफेज के लिए तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मेटाफेज के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था रेड कलर का, वो टूट चुका है। क्या हो गया बच्चों, वो टूट चुका है। Condensation of chromosome is completed a small disc-shaped structure at the surface of centromere called kinetochore। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपका सिस्टर क्रोमेटिड था, क्या था, क्रोमोसोम के ऊपर एक और क्रोमोसोम अटैच था, किससे, सेंट्रोमियर से। तो सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर ये जो आप देख रहे हैं संरचना, ये वाला संरचना देख रहे हैं, इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटोकोर। इसको क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर का स्मॉल डिस्क शेप जैसा काइनेटोकोर होता है, उसका अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका क्रोमोसोम जो है यहाँ पे अटैच होगा, तो ये जो डिस्क शेप वाला स्ट्रक्चर है, इसको काइनेटोकोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, काइनेटोकोर बोला जाता है। और यहीं से स्पिंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर से अटैच रहता है। जो आपका ये जो डिस्क वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहीं से क्या है, आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच है। क्लियर है बच्चों? जो स्पिंडल फाइबर पहले कहाँ अटैच था, क्रोमेटिड से अटैच था बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, काइनेटोकोर से आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं, क्या होगा, दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू अपोजिट पोल एट द सेंटर ऑफ सेल। यानी कि ये जैसे ही यहाँ से अटैच हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका जैसे ही स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ, अपने अपने पोल की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, अपने पोल की तरफ ये खींचना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? Hence the metaphase is characterized by chromosome coming to the line of equator। जैसे ये अभी क्या बच्चों, ये ऊपर नीचे है, जैसे ही अपने अपने पोल के अपोजिट डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट करेगा, ये एक जैसा देखना है बच्चों, एक अपने रो में आ जाएगा, ये पूरा एक रो में आ जाएगा, एक मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेजिक प्लेट। जितने सारे जैसा क्रोमोसोम है, सभी जैसे ऊपर नीचे था, सभी प्लेट के ऊपर ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो लाइनिंग है, ये क्या है, मेटाफेज प्लेट है। उस प्लेट के ऊपर अलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अलाइन हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। और जैसा कि हमने बताया बच्चों, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये सारे काइनेटोकोर से जो डिस्क शेप संरचना वाला स्ट्रक्चर था बच्चों, उससे अटैच हो जाएगा आपका स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ प्लेट। अब क्या होगा बच्चों, यहां से दोनों, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे दोनों ही अटैच हो जाएगा, और आपका मेटाफेजिक प्लेट पे जितने भी आपका जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, वो अलाइन हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको मेटाफेज समझ में आ गया होगा कि मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा था,
कि सबसे पहले क्या था कि बच्चों जैसे ही मेटाफेज में आपका सेल आता है तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा था, डीजनरेट हो रहा था, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा था। टूटने के बाद क्या हो रहा था बच्चों कि टूटने के बाद आपका जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसके ऊपर एक डिस्क लाइक संरचना का निर्माण हो रहा था जिसको कैनेटोकोर बोला जाता है। और वो कैनेटोकोर से क्या था बच्चों, आपका स्पिंडल फाइबर अटैच था जो कि आपका सेंट्रोसोम से अटैच रहता है। और बाद में जाके क्या हुआ, उसके बाद जैसे अटैच हुआ अपने अपोजिट पोल पे अपना अपना मूव किया, और अपोजिट पोल पे जैसे आपका सेंट्रोसोम मूव किया तो वो एक मेटाफेज प्लेट पे आ गया। आपका जो सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम था एक मेटाफेजिक प्लेट पे आ गया। क्लियर बच्चों, इसमें मेटाफेज में इतना ही होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में क्या होगा बच्चों, एट द ऑनसेट ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज। शुरू शुरू में क्या होगा, जैसे ही एनाफेज में स्टार्ट हुआ, एनाफेज में जैसे ही आपका सेल गया तो क्या था, सभी एक ही मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज था। उसके बाद क्या था, स्प्लिट इनटू टू डॉटर क्रोमेटिड। अब जैसे ही वो अपना पोल की तरफ सब खींच रहा है, ठीक है, तो वहां से स्प्लिट होगा। जो आपका एनाफेज में क्या होगा कि स्टार्टिंग में क्या था, दोनों चिपका हुआ था, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या था बच्चों, आपके मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन था। जैसे एनाफेज में आता है तो आपका जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है अपने पोल के तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपका मेटाफेजिक प्लेट है यहाँ से दोनों क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। क्लियर है, as chromosome and begin their migration toward the two opposite pole। ये जो टू अपोजिट पोल है दोनों अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट मतलब अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट यानी कि इक्वेटोरियल जो प्लेट था, मेटाफिजिक प्लेट था, उससे क्या करेगा बच्चों, मूव करना स्टार्ट कर देगा। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड द पोल। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। सेम चीज है बच्चों, आपका जो सेंट्रोमियर है बच्चों वो स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ये क्या बच्चों, ये सेंट्रोमियर है जहां से आपका क्रोमेटिड जो अटैच होता है, जो आपका क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है, वो सेंट्रोमियर से अटैच था, और सेंट्रोमियर क्या हुआ, स्प्लिट हो गया दो भाग में। और सेंट्रोमियर से क्या जुड़ा था, स्पिंडल फाइबर जुड़ा था, और स्पिंडल फाइबर कहाँ चला गया, अपोजिट पोल पे मूव कर गया। दोनों अपने अपने पोल की तरफ क्या हो गया बच्चों, मूव हो गया। आधा मटेरियल उधर ऊपर मूव हुआ, आधा मटेरियल नीचे की तरफ मूव हो गया। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको एनाफेज समझ में आ गया होगा। एनाफेज में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, आपके सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं टीलोफेज में क्या होता है। टीलोफेज में क्या बच्चों, क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। वो क्या होता है बच्चों, जो कंडेंस था वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने अपोजिट पोल पे तो पहुंच चुका है, वहां जाके वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गया, और अपना जो इंडिविजुअलिटी था उसको लूज करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, अपना इंडिविजुअलिटी को लूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उसके अंदर जो भी आप माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, क्रोमोसोम अच्छे से दिख रहा था, पूरे अनवाइंड तरीके से दिख रहा था, कंडेंस तरीके से दिख रहा था, अब वो दिखेगा नहीं, एक मास जैसा दिखेगा, एक क्लस्टर जैसा दिखेगा बच्चों। क्लियर है, टेंड्स टू कलेक्ट एंड मास ऑफ द टू पोल्स। दोनों पोल्स की तरफ क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया बच्चों, मास की तरह दिखने लगेगा, और दोनों दो पोल पे आएगा। दोनों जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये एक मास इधर है, एक मास इधर है, दोनों ये क्लस्टर भी बोल सकते हैं, दोनों अपोजिट पोल पे रहेगा, और बीच में ये इस तरह से मूव होते जाएगा, और मूव होते होते एक समय ऐसा आएगा कि दोनों स्प्लिट हो जाएगा, दोनों दो पार्ट में डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। इसी को साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। आगे स्लाइड में हम इसको डील करेंगे बच्चों। तो यहां से देख सकते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर। अब ये जो क्रोमोसोम का क्लस्टर है, इसके ऊपर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो अटैच होना स्टार्ट कर देगा। ये एक इनवेलप के रूप में, एक मेम्ब्रेन के रूप में बनना स्टार्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म। इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो हमने क्या देखा, टीलोफेज में जो आपका एनाफेज में क्या हुआ था कि स्प्लिट होने के बाद जो आपका क्रोमोसोम ऊपर गया था, सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपोजिट पोल पे गया था, वहां पे वो अपना इंडिविजुअलिटी को लॉस करना स्टार्ट कर देता है, एक मास जैसा संरचना का फॉर्मेशन कर देता है, और वही मास क्या होता है बच्चों, आगे चल के अपना क्रोमेटिड में अपना जो सिस्टर जो आपका डॉटर सेल है उसमें डिवाइड हो जाता है, और वो उसके अंदर
ये जी जितना भी बच्चों न्यूक्लियर इन्वेलप है, जो मेम्ब्रेन है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है, एक सेल का रूप ले लेता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलिए देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने बताया कैरियोकाइनेसिस में क्या था कि आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, और साइटोकाइनेसिस में क्या था बच्चों? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा था। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है, दो अलग अलग मास में, क्लस्टर में दो अलग अलग अपोजिट पोल पे जा चुके हैं, और क्या होगा? अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जिसके अंदर साइटोसोल, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्प्लिट फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितना भी आपका सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे क्या होंगे बच्चों? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। जो दोनों डॉटर सेल में क्या होंगे बच्चों? बट जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों इसका? माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन इज इक्वली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल ओनली। यानी कि जो माइटोसिस डिवीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और माइटोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। यानी कि इसमें क्या होगा? जेनेटिक कंपोनेंट सेम जाएगा, आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट जाएगा। माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड टू रिप्लेस डेड सेल। जब सेल मर जाता है, जब सेल डेड हो जाता है, तो उस टाइम पे माइटोसिस ही ऐसा सेल डिवीजन है जिससे कि न्यू सेल का ग्रोथ किया जाता है, वहां पे न्यू सेल का रिपेयर किया जाता है। हर एक चीज हमने आपको सिंपल आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया बच्चों। तो आज की क्लास में क्या सीखा आपने कि ये जो सेल साइकिल होता है क्या होता है, सेल के कितने फेज होते हैं, इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज कितने तरह के होते हैं, फिर मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज कितने तरह के होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। हर एक चीज हमने फिगर के माध्यम से सिंपल भाषा में समझने की कोशिश किया बच्चों। आई होप आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नोट्स आप अपने नोटबुक में अच्छे से पेन से बनाइए, पेंसिल का यूज कीजिए, जो भी आपको समझ में आता है हिंदी में अपने लैंग्वेज में लिखिए, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी होगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।